स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों आज की डेट में गोल्ड प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 79,720 रुपीस पर 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके पीछे के क्या कारण हैं, मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, गोल्ड प्योरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में, और आखिर में हम आपके लिए कुछ टिप्स देंगे कि भाई आपको इस नज़रिए में अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहिए। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ये बढ़ोतरी के क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारण हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल है मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का, यानी कि इजराइल, ईरान, फलस्तीन और लेबनान के युद्ध। अब आप समझिए और आगे के लिए भी इसको नोट करके रख लीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में गोल्ड खरीदना है या नहीं इसको देख पाएं कि दोस्तों जब भी वॉर टाइम होता है, ये ट्रेंड हिस्ट्री से लेकर आज तक बरकरार है कि लोग अक्सर गोल्ड प्रेफर करते हैं उस वक्त के ऊपर, क्योंकि गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है। अब दूसरी चीज, ये पोर्टेबल और लिक्विड भी होता है दोस्तों। अब आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा, खबरों में सुना होगा कि गोल्ड एक लिक्विड एसेट है। अब मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल देकर, जैसे मान लीजिए आपके पास 15 लाख रुपए का प्लॉट है और वहीं दूसरी ओर आपके पास 15 लाख रुपए का सोना है। अब आपको पड़ गई पैसों की जरूरत। अब पैसों की जरूरत पड़ने पर आप दोनों चीजों को बाजार में बेचने के लिए निकल गए हो। अब गोल्ड का जो ग्राहक है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, वहीं प्लॉट के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इस कॉन्सेप्ट में गोल्ड ज्यादा लिक्विड एसेट है और इसी को लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब दूसरी बात यह भी है कि गोल्ड को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हो और इसे बेचना या ट्रेड करना भी कंपैरेटिवली इजी होता है। अब वॉर के टाइम लोगों को कभी भी अपना देश छोड़ना पड़ सकता है या जल्दी से असेट्स को मूव करना पड़ सकता है, तो उस सिचुएशन में भी गोल्ड एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री का प्रेसिडेंट। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी दोस्तों लोग और गवर्नमेंट्स दोनों गोल्ड पर भरोसा किया करते थे और उनको यह भी था कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो हमारे पास एटलीस्ट गोल्ड होगा हमें बचाने के लिए। अब हिस्ट्री से ही लोगों का जो गोल्ड पे ट्रस्ट है वो अब तक मेंटेन्ड है। और आखिर में ग्रेट इंडियन पॉपुलेशन की साइकोलॉजी, जैसे कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको यूपीआई आने के बाद भी जेब में रखा 500 रुपए का नोट ज्यादा चैन देता है, और वैसा ही साइकोलॉजिकल एश्योरेंस आज की डेट में इंडियन फैमिलीज को गोल्ड प्रोवाइड करता है। अब वॉर के टाइम जब सब कुछ अनसर्टेन होता है तो लोग टेंजिबल चीजों पर भी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये सब रीजंस मिलके वॉर के टाइम में गोल्ड को जो असेट है वो एक प्रेफरेबल असेट बना देते हैं और इसके प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। अब इसी के बाद दूसरा जो कारण सबसे बड़ा है वो है आने वाला फेस्टिव और वेडिंग सीजन। तो आने वाला फेस्टिव और वेडिंग सीजन भी गोल्ड की डिमांड को बढ़ा रहा है। दिवाली और धनतेरस जैसे फेस्टिवल्स पर सोना खरीदना भारत में शुभ माना जाता है और शादियों में तो सोना हमेशा से एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। और इसी वजह से आज की डेट में मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस भी लगभग 7200 रुपए पर ग्राम पे पहुंच गया है। अब मार्केट ट्रेंड्स और प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो फेस्टिव और वेडिंग सीजन में गोल्ड प्राइसेस अक्सर बढ़ते हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है। दूसरा, गोल्ड ट्रेडिशनली एक डिपेंडेबल सेफगार्ड भी माना जाता है, जबकि मार्केट की वॉलेटिलिटी जब भी अपनी पीक पे होती है ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। अब इंडिया में गोल्ड को हमेशा से गिफ्ट और इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हाई वैल्यू दी गई है। और अगला, गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी एक हेज यानी कि सेफगार्ड का काम करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने पर इसका प्राइस भी बढ़ता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास 15-15 लाख रुपए हैं और दोनों की इच्छा है कि वो क्रेटा गाड़ी खरीदें और क्रेटा गाड़ी का 15 लाख वाला मॉडल खरीदें। लेकिन वो दोनों अभी वेट कर रहे हैं कि भाई जब 2025 की जनवरी आएगी तब तक वेट करते हैं, 2025 वाला मॉडल लेंगे। अब उस कंटेक्स्ट में एक व्यक्ति क्या करता है, अपने पास पड़े हुए 15 लाख रुपया जो उसके पास था उसका सोना खरीद लेता है और दूसरा व्यक्ति अपने पास कैश ही रखता है। तो दिसंबर आते आते कुछ सिनेरियो ऐसा बनता है कि देश में जो महंगाई के दर हैं वो बढ़ के 5% बढ़ जाते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन 5% हो जाती है। अब इससे दो लेवल पर इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले क्रेटा गाड़ी का जो दाम है वो 5% से बढ़कर 15,75,000 हो जाएगा। अब जिस व्यक्ति के पास कैश था उसको अलग से जनवरी के महीने में 75,000 रुपए अरेंज करने होंगे, यानी कि उसके जो 15 लाख की वैल्यू थी उसकी परचेजिंग पावर के हिसाब से अब डेप्रिसिएशन हो गई है, यानी कि वो कम हो गई है। वहीं जिसके पास गोल्ड है वो व्यक्ति के गोल्ड के प्राइसेस में भी कुछ इंक्रीज हुआ होगा, तो वो क्या करेगा, अपना 15 लाख का गोल्ड जो उसने कुछ वक्त पहले खरीदा था उसको मुनाफे में बेचकर कुछ और भी एक्स्ट्रा रकम ना डालते हुए अपनी क्रेटा गाड़ी खरीद सकता है। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन से जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तब लोग अपना धन सोने में रखना पसंद करते हैं।
अब अगला एस्पेक्ट है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और गोल्ड की स्टेबिलिटी का। दोस्तों, जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड को अक्सर एक सिक्योर असेट के रूप में देखा जाता है। ग्लोबल टेंशन्स के कारण जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है तब सोना इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक अच्छा हेज प्रोवाइड करता है। इन्वेस्ट करने से पहले ये आपको असेस करना चाहिए कि क्या करंट गोल्ड प्राइसेस आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करते हैं। अब ये सब चीजें समझने के बाद हम चलते हैं कि आखिरकार क्यों कुछ लोग और भारत की सरकार लोगों को सोना खरीदने से गुरेज करवाती है। देखिए, लोग अक्सर धोखा यानी कि इम्प्योरिटी का शिकार हो जाते हैं, जिससे अगली बार उनका सोना खरीदने में ट्रस्ट ही नहीं बन पाता। अब इसके लिए मैं आपको यहां पे बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसमें खास तौर पर जब आप गोल्ड में ज्वेलरी खरीदते हो तब आपके साथ जो धोखा होता है, इम्प्योर सोना मिल जाता है, उसको टैकल करने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। अब समझो, गोल्ड कैरेट्स में मेजर होता है, ठीक है, जिसमें कि 24 कैरेट वाला जो सोना होता है वो 99.9% प्योर होता है और 22 कैरेट गोल्ड 92% प्योर होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 24 कैरेट वाला जो सोना है वो डेलिकेट ज्वेलरी बनाने के लिए यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए ज्वेलर्स ज्यादातर 14, 18 या 22 कैरेट का यूज करके ज्वेलरी बना के देते हैं। अब सरकार का ऑथेंटिकेशन के लिए हॉलमार्क सर्टिफिकेशन का प्रावधान ऑलरेडी है, जो आप सबको पता होना चाहिए, जो कि गोल्ड की जो प्योरिटी है उसको वेरीफाई करके देता है। और आपको हमेशा हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदनी चाहिए। इंडिया में BIS हॉलमार्क या सर्टिफिकेट देखना कंपैरेटिवली जरूरी होता है, जो फेस्टिव सीजन में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए आपका सेफगार्ड बन के आएगा। तो अब आप बोलेंगे कि भाई हम ये कैसे खरीद सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो जब भी आप आज के बाद ज्वेलरी लो, उस गोल्ड ज्वेलर को बोलो कि भाई मेरे जेवर के ऊपर एक BIS का हॉलमार्क लगा के दो। अब आप देखना आपके जो ऑलरेडी जेवर पड़े उनके ऊपर BIS का हॉलमार्क है या नहीं। अब BIS के साथ ही नीचे एक छोटा सा नंबर लिखा होगा। अब आपको क्या करना है, तुरंत उस नंबर को BIS केयर नाम की एक एप्लीकेशन है, ये एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है, तो BIS केयर नाम की ऐप इंस्टॉल करके और उसका नंबर आप डालोगे तो आपका वो तुरंत आ जाएगा कि वो असली है या नकली। अब अगला सवाल आपके मन में आएगा कि क्या भाई हमें फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डिजिटल में? तो दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल गोल्ड जिसमें ज्वेलरी या कॉइन्स आ जाते हैं। मतलब दूसरा जो ट्रेंड आया है वो है डिजिटल गोल्ड का, जैसे कि गोल्ड के ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स। यानी कि आप मान लीजिए आपने 1 तोला यानी कि 10 ग्राम का सोना खरीदना है और आज सोने का भाव लगभग 76,000 रुपए के आसपास है। तो जब आप इन डिजिटल असेट्स में इन्वेस्ट करोगे, आपको वो सोना फिजिकली नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर्स में आपके नाम पे खरीद लिया जाएगा। इसमें फायदा यह है कि आपके परचेज्ड गोल्ड बॉन्ड खरीद लो चाहे ETF खरीद लो, उसका जो प्राइस है वो मार्केट के भाव में, जैसे मार्केट में मान लीजिए गोल्ड का प्राइस गिर रहा है या उठ रहा है, उसी के साथ आपके ETF का और आपके बॉन्ड का प्राइस भी कम ज्यादा होता रहेगा। मतलब कुल मिला के जो फायदा आपको असली सोना खरीद के होना था वो डिजिटल सोना खरीद के होगा। अब अगला सवाल आएगा कि भाई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वालों को करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म वालों को? देखो, गोल्ड के नजरिए से अगर हम इसको समझें तो गोल्ड को अक्सर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग असेट माना जाता है। अगर आप क्विक गेन्स की तलाश में हैं तो सोना आइडियल नहीं है, क्योंकि इसके जो प्राइसेस हैं वो हर दिन फ्लक्चुएट होते रहते हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत फ्लक्चुएशन आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली गोल्ड एक बहुत ही स्टेबल और एक रिलायबल चॉइस है। अब आखिर में आपके लिए कुछ एडिशनल टिप्स। सबसे पहला कि ये बात याद रखना, गोल्ड के लिए जो शॉर्ट टर्म गेन्स है वो मार्केट वॉलेटिलिटी आपको नहीं लेने देगी। आप अगर एक स्टैगर्ड परचेज स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा सोना अलग अलग समय पर खरीदें ताकि प्राइस फ्लक्चुएशंस का जो इंपैक्ट है वो आपके ऊपर कम हो और आप एक बैलेंस्ड प्राइस पर खरीद सकें। अब लास्टली, जैसे वो कहते हैं कि भाई नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो बस उसी तरह से आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और एक्सपर्ट के मुताबिक आपके पूरे पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा ही गोल्ड होना चाहिए ताकि आप दूसरे असेट का भी फायदा उठा सको। अब लास्ट एस्पेक्ट बचता है सरकारों का और ग्लोबल और US मार्केट के कंटेक्स्ट का। जब कोई देश सोना इंपोर्ट करता है ना दोस्तों, तो उसे ये इंपोर्ट्स का पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है, जो अक्सर US डॉलर्स में होता है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर डॉलराइजेशन का जमाना चल रहा है। जब देश में सोने की डिमांड बढ़ने लगती है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि इंपोर्टर्स को जो वहां पे सोना मंगा रहे हैं उनको अपनी लोकल करेंसी को डॉलर्स या दूसरी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवा के सोना खरीदना पड़ेगा। अब फॉरेन करेंसी जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, उसकी जब डिमांड बढ़ती है तो देश की लोकल करेंसी पर प्रेशर डलता है, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है वो गिरने लगती है।
अब जितना ज्यादा एक देश सोना इंपोर्ट करेगा उतनी ज्यादा वहां की फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी और इसके कारण वहां की लोकल जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट होने लगेगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का आउटफ्लो इस वक्त के ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। अब इसका जो इंपैक्ट है वो भारत के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स पर पड़ेगा और इसी वजह से भारत में ट्रेड डेफिसिट का प्रॉब्लम भी आएगा। ट्रेड डेफिसिट यानी कि ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जब देश के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि देश से पैसा ज्यादा बाहर जाता है और कम पैसा वापस आता है। अब सोने के इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट को ऑलरेडी बढ़ा रहा है, क्योंकि सोना एक हाई वैल्यू कमोडिटी है। जब एक देश बहुत ज्यादा सोना इंपोर्ट करता है तो उसे अपना इंपोर्ट बिल भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, जो देश की इकोनॉमी पर बर्डन डालने का काम करता है। आप फैक्ट के लिए चेक कर लेना, अब सोने का प्राइस हाई गया है, आप देखोगे भारत का जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट कर गया है। देखना कैसे शूट देखने को मिलता है जब आप डॉलर टू रुपी कन्वर्जन देखोगे। अब इससे इंपैक्ट ये भी होता है कि भाई मशीनरी या टेक्नोलॉजी के जो इंपोर्ट्स हैं उसके कंपैरेटिवली वो हम कम कर पाते हैं, और यही मशीनरी और टेक्नोलॉजी के जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन सोने के इंपोर्ट से तुरंत इकोनॉमी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। सोना अक्सर एक वेल्थ का स्टोर है, उसी का एक जरिया है जो इकोनॉमी में कोई डायरेक्ट फायदा नहीं देता यार। जैसे जैसे सोने का इंपोर्ट बढ़ता है ये देश के ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट को जरूर बढ़ाता रहता है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है वो गैप जो एक देश के इंपोर्ट पर होने वाले खर्च और एक्सपोर्ट से होने वाली आमदनी के बीच होता है। इस परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट के कारण लोकल करेंसी और ज्यादा कमजोर होती है। अब आखिरी कारण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो देखो रिसेंटली यूएस के फेडरल बैंक ने रेट कट करा है, जिससे वहां के लोग जो हैं वो लोन अभी कम इंटरेस्ट रेट पे ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में वहां सोना खरीदने के लिए पैसा बढ़ गया है। और इसी वजह से यूएसए में भी गोल्ड के प्राइसेस अपने रिकॉर्ड हाई पे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इन सब सिनेरियोज का इंपैक्ट हो रहा है। सो ये था दोस्तों गोल्ड के ऑल टाइम हाई प्राइसेस पहुंचने का एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। इफ यू वांट मोर अपडेट्स लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल दैट इज GS_Gill UPSC। वहां पे आई विल कीप ऑन अपडेटिंग। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।